मैं जिज्ञासा बस पूछा कि ये सुभाष चंद्र बोस वाले वही है महात्मा क्या? उन्होंने कहा नहीं, कभी मत बोलना। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। वो छुप करके नहीं रहते थे, उनका मन था ऐसे रहने का। यही कारण था उनका ये कमांड कि हम अयोध्या के 13 लोग उनसे मिलने वाले थे उस समय। एक कारपेंटर था जो हमेशा जाता था, एक अखबार वाला था वो जाता था, एक डॉक्टर थे मिश्रा वो जाते थे दवाई के नाते। ऐसे करके जो लोग डेली यूज के लोग थे उनसे कनेक्ट हो गए थे तो जाते थे, अदरवाइज नोबडी अलाउड। वो कभी किसी को न बात करते थे न बुलाते थे न करते थे। हमने कहा कि आप काहे को नहीं बाहर आ जाते हैं ये पर्दा हटा करके? आपकी तो देश को जरूरत है, इंडिया जैसे देश को जरूरत है आपकी। कोई बहाने से मैं पाया इतना तो कह दिया उनको। और वो लेकिन जब तक उनकी कॉन्शियसनेस थी, ही वाज हाइडिंग हिमसेल्फ। लेटे भी उस समय भी थोड़ा कपड़ा ऐसा रखा उन्होंने चेहरे पे। तो उस समय सरस्वती देवी ने वो हटाना चाहा। क्या कहना होगा? कहा हटाओ, अब ये जिंदगी भर हो गया छुपाए बीमारी। ऐसे वो लैंग्वेज उनकी बिल्कुल वैसी थी, देहात की ऐसी बोलती थी। নমস্কার, আই এম বোসের আবার একটা নতুন এপিসোডে আপনাদের স্বাগত। আই এম বোসের আজকের এপিসোডে রয়েছেন আমার সঙ্গে ডক্টর দশরথ সিং তোমার। ডক্টর তোমার যিনি ভগবানজিকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। ডক্টর তোমারের সঙ্গে আজকে আমি কথা বলবো, ওনার অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করবো যে ভগবানজিকে ঠিক ওনার সাথে কীভাবে আলাপ হলো, কীভাবে গোটা বিষয়টা উনি জানতে পারলেন, উনিও কি মনে করতেন যে ভগবানজি নেতাজি सुभाष चंद्र बसु ছিলেন। पहले तो डॉक्टर साहब नमस्कार, आई एम बोस में आपको बहुत स्वागत है। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भगवानजी गुमनामी बाबा के बारे में आपको पहले कब पता चला? एक उस समय बॉम्बे से ब्लिट्ज पेपर निकलता था बहुत दिन पहले, उसको मैंने पढ़ा था 80s के शुरुआत में कि अयोध्या में एक जो गुमनाम भेष में जो व्यक्ति रहते हैं वो ये क्या सुभाष चंद्र बोस है या कोई आतंकवादी है या कोई आनंद मार्गी है। ये हेडलाइन निकला था, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। मैं होम्योपैथिक प्रोफेशन में रहता हूँ, क्लिनिक करता हूँ, बैठे रहते हैं अयोध्या के बीच में, लोगों से मिलना जुलना ये मेरा काम रहता था। एक दिन एक हमको महात्मा करके व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि एक गुमनाम से जो रहते हैं यहाँ पर साधु, उनको देखने जाना है, क्या आप चल सकेंगे? आप जाएंगे एज ए चिकित्सक तो आपको वो फीस भी देंगे। मैंने कहा मैं जा सकता हूँ, वैसे तो पेशेंट यही देखता हूँ, अगर आप हमारा फीस देंगे तो मैं वहाँ भी जाके देख सकता हूँ। मैं उनके पास पहुँचा। मेरे मन में तो ये जिज्ञासा थी कि पेपर में निकला था कि क्या ये सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, लेकिन जाने के पहले वहाँ पर उनके साथ जगदम्बे रहती थी। उनका निकनेम जगदम्बे था। लोगों ने कहा इनको जगदम्बे कहते हैं, और जगदम्बे ने हमको थोड़ा सा उनके पास जाने के पहले थोड़ा प्रिलिमिनरी लेक्चर टाइप का समझाया। वो बिना पढ़ी लिखी सीधी सादी महिला थी। उन्होंने कहा कि आप भी, हम लोग सब इनको भगवान जी कहते हैं, आप भी जब जाइएगा प्रणाम करिएगा तो भगवान जी बोलिएगा। और हमको जब भगवान जी से मैं मिला था तब उन्होंने कहा इनको जगदम्बे कहते हैं, ये मेरे साथ रहती है, यही तुमको चाय पानी पिलाएंगी, यही तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करेंगी, दवाई खाने का विधि विधान यही बताती है, साथ रहती है। मैं पहले दिन ये इस परिचय के साथ जब गया, हमसे बाहर ये भी कहा गया जो लेके गए थे, मैं जिज्ञासा बस पूछा कि ये सुभाष चंद्र बोस वाले वही है महात्मा क्या? उन्होंने कहा नहीं, कभी मत बोलना। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन कर दिए तो उसके बाद गेट आउट, और उसके बाद कभी भी आपको बुलाया नहीं जाएगा। इनडायरेक्टली मेरे मन में था मैं पूछूंगा जरूर। मैं इसी जिज्ञासा के साथ उनसे मिलने जब गया, मैं बोला भगवान जी प्रणाम। मिलने का उनका जो एटमॉस्फेयर था, अंदर बैठे थे वो, खिड़की लगी है, खिड़की के बाद एक पर्दा पड़ा हुआ है, बाहर की तरफ मैं बैठा, अंदर की तरफ उनकी आवाज़ सिर्फ आती थी, सामने चेहरा, वो कभी किसी को चेहरा नहीं दिखाते थे।
आपको अंदर से पूछा जाएगा, आप अंदर बताइए, यहाँ बैठिएगा, अपनी दवाई के बारे में इनसे बात करिए। ऐसा हमसे कह करके लोग चले गए। मैं बैठा हुआ। पहले बात उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उनकी रोरिंग साउंड थी। मेरी एजुकेशन बंगाल में हुई, इसलिए मैं बंगला भी जानता हूँ। मेरा हर प्रयास ये रहा कि मैं उनसे बांग्ला में बात करूं। तो আমি বললাম আমার নাম দশরথ সিং तोमर, আমি এখানে হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার আছি। उन्होंने बोला, तुम सिंह क्षत्रिय परिवार से है? जैसे बंगाली एक हिंदी में बोलता है, इस टोन में वो बोलते रहे। अच्छा। मैं हमेशा बांग्ला में क्वेश्चन किया, आंसर उनका या तो हिंदी में होता था, या जब फ्लो में कोई लेक्चर कोई बात करते थे तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। मैं उसको इंग्लिश को पूरा समझ में नहीं पाता था। मन में होता था कोई, उस समय टेप नहीं होता था, कुछ नहीं होता, कुछ आवाज़ में साउंड कहीं टेप कर सकूं, लेकिन मैं साइलेंटली सुनता था, कुछ क्वेश्चन करता था। ये बात कहा है। लेकिन पहले दिन जो इंट्रोडक्शन के टाइम मुझसे कहा, तुम क्षत्रिय है? मैंने कहा जी। फिर बोले जोर से, तुम राजपूत है? मैंने कहा भगवान जी, यही मेरे परिवार का संस्कार है, इसीलिए मैं बोला। तुम झूठ बोलता है? फिर मैं चुपचाप रह गया। फिर एक बार गरज के बोले वो, मैं चुपचाप रहा। फिर मैंने कहा, क्यों भगवान जी, मैं क्यों झूठ बोलूं? तुम क्षत्रिय है, किसी का कत्ल किया? मैंने कहा, क्षत्रिय होना क्या कानून लेना अपने हाथ में लेना सिखाता है क्या? मैं कत्ल कैसे कर दूंगा? तुम क्षत्रिय होता है, बनता है, घर से निकला, तेरे सामने कोई अन्याय होते देखा, देख के चला गया, काहे का क्षत्रिय है? प्रतिवाद किया, गलत काम का कभी रोक लगाया, उसके लिए लड़ा, मारा, मरा, फिर काहे को बोलता है हम क्षत्रिय है? मेरे अंतर मन में ये बात, उस बात को सुन के आ गया, ये सुभाष चंद्र बोस ही होंगे। ऐसी आवाज कौन बोलेगा, क्यों बोलेगा? मैं तब से लेकर के फिर मैं, उस समय वो गिर गए थे, चोटिल हो गए थे, उनकी राइट साइड की फीमर फ्रैक्चर हुआ था, हेड ऑफ फीमर फ्रैक्चर हुआ था। तो उसके लिए उस दिन मेरा फिर बातचीत का अंग शुरू। इंट्रोडक्शन के बाद जब उसके लिए दवाई मैंने बताया, फिर बोला कि मैं एक बार पहले फ्रैक्चर हुआ था मेरे, लगातार घोड़सवारी किया, उस समय गिर करके फ्रैक्चर हुआ, तो हमने कलकत्ता से दवाई मंगाया, सी रिंगर एंड कंपनी से। जानता है तू कलकत्ता पढ़ा है? मैंने कहा जानता हूँ, बहु बाजार में है, वहाँ से जेन्युइन दवाई मिलती है, वहाँ से मंगाया। मैं उसको लिखा चिट्ठी, हमको पार्सल करके दवाई नहीं भेजा, सिम्फाइटम उसने दिया था, तुमको इसीलिए बुलाया कि वो दवाई हमको ला के दे दूँ, और या तुम जैसा समझो। फिर मैंने अकॉर्डिंगली होम्योपैथिक पे जैसे केस टेकिंग किया जाता है, उस केस टेकिंग का व्यू हमारा यही था कि इनका प्रीवियस हिस्ट्री एज पर लॉ में जान सकूं, पर्सनल हिस्ट्री। उसी के रेफरेंस में मैंने पूछना शुरू किया। डायरेक्ट मैंने ये नहीं कहा कि आप सुभाष चंद्र बोस है कि नहीं, लेकिन मैंने कहा कि आपको आप कौन, क्या, कैसे चोट लगी, कौन समय था जब? उन्होंने कहा लगातार 24 घंटे में, एक रेफरेंस में कहे वो 22 घंटे घोड़सवारी किया, तब हमको हुआ पाइल्स। पाइल्स जब हुआ उसके लिए उस समय हमको कलकत्ता में दवाई दिया, हेमामालिस क्यू। हमने कहा हेमामालिस क्यू, आपको कौन डॉक्टर से दवाई लिया आपने? बीइंग ए टीचर ऑफ होम्योपैथिक साइंसेस, I have every right to ask you. You tell me the name and the institute from where you are taking the medicine.
उन्होंने कहा डॉक्टर यूनान का नाम सुना तुमने? मैंने कहा सुना, कलकत्ता में। दे वर द फाउंडर, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, डॉक्टर यूनान, डॉक्टर विजय कुमार बोस। मुझको हंसी आई, थोड़ी मुस्कुराहट अंदर से। उनका नाम तो मैं जानता ही था, कलकत्ता में था। और इत्तेफाक से बी के बोस, ये कलकत्ता कॉलेज जो एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है, उसके फाउंडर थे। बी के बोस ने मुझको पढ़ाया। बी के बोस हम जैसे, डॉक्टर एस एम सिंह इलाहाबाद कॉलेज का है, हमारे 10 और तमाम लोग हैं, उनको जानते हैं। हम जैसे लोगों को सबको क्लास में कहे थे, पहले लेक्चर में, कि ये गोली होम्योपैथिक की क्या होती है। उसमें अपना इंट्रोडक्शन देते समय उन्होंने कहा कि हम वो एमडी थे उस समय के, इकलौते एक वाइसराय के लड़के थे। उन्होंने उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध आंदोलन में चले गए थे देश को स्वतंत्र कराने की, और सुभाष चंद्र बोस के कहने पर वो गए थे अमेरिका बम बनाना सीखने के लिए। ये बात वो क्लास में हम लोगों को कलकत्ता कॉलेज में बताए थे। वो कहते हम गया था गोला बनाने के लिए और गोली बनाना सीख के उधर से आया। उसकी स्टोरी है, कलकत्ता के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं। जब कैंट के पास गए थे वो, तो उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि फ्रॉम वेयर यूर कैंप टू स्टडी होम्योपैथी, देयर इज एनीबडी नोज द नेम ऑफ होम्योपैथी? उन्होंने कहा नोबडी नोज। तो उन्होंने कहा, बी के बोस को उन्होंने कहा आई थिंक यू आर फूल। तो उनका मन फूल सुनने का आदि नहीं था, सुभाष बोस के साथी थे। उन्होंने कहा सर इफ आई एम फूल देन यू ऑफिसर्स आर ब्लडी फूल। ऐसा सुनते लोग तन के बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि हम इंडिया से आए हैं और हमको जहाँ बम बनाने की थ्योरी बताई जा रही है, हाइड्रोजन बम तब आया नहीं था, उसमें बताया कि ह्यूमन साइंस में भी मिनिमाइजेशन की थ्योरी ऐसी आ गई है, जितना माइन्यूट पार्टिकल होता है उसको एक्सप्लोशन करने की कैपेसिटी उतनी अधिक होती है। उसी बेस में बाद में हाइड्रोजन बम बनाया। और ह्यूमन साइंसेज में उन्होंने कहा होम्योपैथी इज देयर। उसको जानने के लिए मैं होम्योपैथिक सीखने के आ गया, और उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भेजा था किसी तरह वहाँ रहो, सीख कर के आओ। अच्छा। तो वहाँ रहने के बहाना लेने के लिए होम्योपैथिक कॉलेज में जाके भर्ती हो और सीखे, और वहाँ से लौट कर के आए। तो जब मैंने इनके नाम से, उनके मुंह से नाम सुना उनका, दैट विजय कुमार बोस द रेवोल्यूशनिस्ट, ही टॉट यू होम्योपैथी। हाँ, ऐसे करके बोले यस। तो उनके मुंह से ये बात सुनकर के, बी के बोस के मुंह से क्लास में बात सुनकर के उन्होंने भेजा था। ये उसके बाद इंडिया में आकर के अंडरग्राउंड हो गए थे, बनारस में आकर के प्रैक्टिस करने लगे थे। कैंट ने फिर कहा था कि आप कलकत्ता कॉलेज खोलो, तो वो कलकत्ता के एशिया के जो फर्स्ट कॉलेज है उसकी उन्होंने जाके एस्टेब्लिश किया था। वो अपने उसमें बताते थे कि मैं इंदिरा गांधी को गोदी में खिलाया था मोतीलाल नेहरू के टाइम पर। वो समय अब जो भी आंदोलनकारी लोग थे उनके साथ गए थे। उनकी बात को इस तरह से इनडायरेक्टली कबूल करना, बातचीत का सिलसिला इस तरह से 3 साल मेरा चलता रहा। और मैं जब भी क्लिनिक से 9 बजे उठता था तो मैं सीधे वहीं जाता था, और मुझको भी एक अच्छा लगता था ये। पहली बात तो उनके पास जैसे ही पहुंचो, इतनी प्रेम से, जगदम्बे डॉक्टर आ गया है, आज उसको वो पूड़ी का साथ वो जो आम है उसको छील करके उसको लपेट के खाने को बोलो, ऐसा खाएगा बहुत अच्छा लगेगा। गौरम पूड़ी खाएगा आज, ऐसा करके उसको दो, कुछ देना, चाय, कोई कॉफ़ी, कोई बना, और उसके चीज़ जो आपको परोसी जाएगी उसकी बड़ी बड़ाई, बहुत देर तक अच्छी उसकी डिश बनी, इतनी अच्छी, उसको अप्रिशिएशन वो सुनना भी पसंद करते थे और वो कहते भी थे। इसके साथ साथ ऐसा वो प्रस्तुत करते थे, उसको हम लोग करते थे। और आप जैसे अभी पूछ रहे थे हमारे शक्ति सिंह जी से कि ऐसा आदमी बहादुर होकर के और क्यों वो अंडरग्राउंड थे, हमसे भी हर आदमी यही पूछता है। शक्ति सिंह जी आपसे बहुत अच्छी बात कहे, उनकी बहादुरी का ये एग्जाम्पल है। मैं भी उसमें यही कहना चाहता हूं,
वो छुप करके नहीं रहते थे, उनका मन था ऐसे रहने का। यही कारण था उनका ये कमांड कि हम अयोध्या के 13 लोग उनसे मिलने वाले थे उस समय। एक कारपेंटर था जो हमेशा जाता था, एक अखबार वाला था वो जाता था, एक डॉक्टर थे मिश्रा वो जाते थे दवाई के नाते। ऐसे करके जो लोग डेली यूज के लोग थे उनसे कनेक्ट हो गए थे तो जाते थे, अदरवाइज नोबडी अलाउड। वो कभी किसी को न बात करते थे, न बुलाते थे, न करते थे। एक बार जब अभी ये बात पूरी करूँ फिर बताता हूँ। एसएसपी गया था तो उसकी क्या स्टोरी थी, झा साहब थे। तो हमने एक दिन कहा, बहादुरी की बातें करते थे, सब कुछ कहते थे। हमने कहा कि आप काहे को नहीं बाहर आ जाते हैं ये पर्दा हटा करके? आपकी तो देश को जरूरत है, इंडिया जैसे देश को जरूरत है आपकी। कोई बहाने से मैं पाया इतना तो कह दिया उनको। तो वो फिर बड़ा हताश होकर के बोले, एक समय था जब आइडियलिज्म के लिए हमने अपने ही आदमी को गोली मार दिया, आज किसके ऊपर रूल करेगा? समाज में आइडियलिज्म कहां है? हमने कहा आप आ जाइए, तो आपको तो हमें लगता है देश के लोग कहेंगे कि आप ही रूल करो देश को। तब उस पर वो कह रहे थे काहे का, मतलब इनके लिए बड़ा छोटा सा ऐसा है, उनको अनख लगा इस बात से कि हम आकर के और वर्ल्डली अफेयर में आ जाएं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, समथिंग जो कुछ भी। ऐसा उनके लिए बहुत छोटा काम था और इसीलिए वो अपने आप को अपने ढंग से ही रहते थे। और यही कारण था कि 13 लोग मिलने वालों में से उनके मरने के बाद भी किसी ने उनका ये पर्दा हटा करके देखा नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, ये भगवान जी अपने टाइम पर नहीं चाहते थे किसी से दिखाना चेहरा, तो अब मत देखिए। डेड बॉडी थी, मैं डीएम साहब के लोग फॉलो कर रहे थे, नहीं वो बरसात बहुत हो रही थी उससे जब इनकी डेड बॉडी गई थी। वो डेड बॉडी तो वही थी और वहीं क्रिमेशन हुआ। डेथ के बारे में आपके पास आएंगे बाद में, उससे पहले एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान जी को आपने एकदम सामने से देखा है कभी? चोरी से देखा मैंने एक बार। अच्छा। चोरी एक इंसान की नियत की होता है, वो इच्छा नहीं थी उनकी कि देखा कोई, तो कोई भी नहीं देखता। एक दिन हम जब जाते थे होम्योपैथिक लिटरेचर की बात करते थे और होम्योपैथिक की सब कुछ बातें होती थी, और उनके डेथ के बाद भी हमने देखा उनकी जो इन्वेंट्री बनी उसमें होम्योपैथिक बुक्स भी मिली है। एक बार हमसे कहा कि तुम डॉक्टर यूनान का 40 इयर्स प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर यूनान जानता है? मैंने कहा नहीं जानता हूँ, एक बुक इज देयर। तो लाइट, लखनऊ मंदिर में रहते थे, बाहर लाइट ज़्यादातर नहीं रहती थी उस समय, अंदर लालटेन चलती थी, तो लालटेन तहरी पे रहती थी, तो हम भी दिखते थे वो भी दिखते थे। तो उन्होंने बुक खोजने के नाम से लालटेन उठाई वहाँ से, और लालटेन से वो बुक अलमारी ऐसे करके देख, तो लालटेन उनके सामने है और वो बुक देख रहे हैं, मैं बिल्कुल अंधेरे में हूँ। तो पर्दा पड़ा जरूर था, लेकिन पर्दे के किनारे से लाइट की तरफ से मैं भी ऐसे करके थोड़ा अपनी नियत से देख, चेहरा इतना ऐसा देख तो दैट वे आई हैव सीन। कैसे देखने में थे? देखने में सामने बिल्कुल बाल नहीं, इधर से सफेद बाल और ऐसी दाढ़ी जो नीचे तक दाढ़ी, दाढ़ी बहुत भरी हुई ये नहीं थी, जनेऊ, नीचे पीले रंग का लुंगी, और गर्मी के दिन थे, नंगा बदन था, जनेऊ पड़ा हुआ था। उसको मैं बार बार देखा, पसीना, गर्मी थी, थोड़ा पसीना भी यहाँ था, लगता है उनको पसीना भी ज़्यादा आता रहा होगा, ऐसा होता है ब्लड प्रेशर। और लास्ट में उनको डेथ भी हाई ब्लड प्रेशर से हुई थी। डेथ के टाइम इमीडिएटली डॉक्टर बनर्जी को बुलाया गया था। जब डेथ के टाइम उस समय भी फेस रिवील नहीं किया गया? नहीं, छुपा लिया था। फिर लोग इंजेक्शन लगाए, कुछ हुआ, और वो उसी में हार्ट अटैक था, उसी से डेथ भी हो गई। आप कह रहे थे जगदम्बे ने कोशिश किया, आधा फेस देखा भी लोगों ने, इतना तो जगदम्बे तो लिखते ही थे, और डॉक्टर बनर्जी भी देखते थे ऑफ एंड ऑन, ऐसा इमरजेंसी है कुछ है तो कोई बहुत वो, लेकिन जब तक उनकी कॉशसनेस थी, ही वाज हाइडिंग हिमसेल्फ। लेटे भी उस समय भी थोड़ा कपड़ा ऐसा रखा उन्होंने चेहरे पर। तो उस समय सरस्वती देवी ने वो हटाना चाहा।
क्या कहना होगा? कहा हटाओ, अब ये जिंदगी भर हो गया, छुपाए बीमारी, ऐसे वो लैंग्वेज उनकी बिल्कुल वैसी थी, देहात की ऐसी बोलती थी, ऐसे करके उन्होंने किया, लेकिन हटाया नहीं। अच्छा। और हाँ, बॉडी 3 दिन तक क्यों थी? लोग कलकत्ता से बुलाए गए थे, आया नहीं कोई कलकत्ता से। ये हमारे शक्ति सिंह जी राम भवन के मालिक हैं, इन्होंने अभी कहा था आपसे, वो वास्तव में है, हमको कहने में किसी संदेह नहीं है, हम न कोई राजनीतिक लोग हैं न कहीं कुछ है, परिवार के सब लोगों ने मना कर दिया था, अरे कहाँ जा रहे हो, कोई नहीं, इस तरह की बात हुई थी। वो तो बाद में ललिता बोस जी आई और मीनाक्षी जी आई, उन लोगों ने जब महसूस किया यहाँ पर जो सामान देखा, वो उसके बाद लोगों ने महसूस किया कि हाँ ये तो वास्तव में थे जैसा कि बताया था। लेकिन अब वो जो भी कारण हो वो नहीं कह सकता, लेकिन आए नहीं थे लोग, पर्पजली बोला गया था आइए आइए, खबर किया था, बर्फ में सिल्ली में रखे बॉडी, फिर या करके। गुप्ता घाट में आप थे? गुप्ता घाट गए थे आप, 13 लोगों में आप भी थे, तो वहाँ पे क्रिमेशन क्यों? वहाँ गुप्ता घाट तो कोई क्रिमेशन ग्राउंड नहीं। गुप्ता पानी बहुत बरस रहा था। अच्छा। लोगों ने पहले कोशिश किया कि उधर जाकर क्रिमेशन किया जाए, पानी बहुत रहा था, नदी किनारे जाने की वो गुंजाइश नहीं हो रही थी, और यहाँ से उस समय लोग, किसी ने ये कह दिया, किसी ने ये कह दिया, ऐसे ले जाके, और मन में ये भी लोगों के था कि थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति हैं, इनका जो क्रिमेशन पॉइंट है कुछ ऐसी जगह हो कि हिस्टोरिकल कल हिस्ट्री बनेगी, कुछ होगी। तो बाद में वहीं पर राम भवन वाले हमारे शक्ति सिंह जी ने जाके उसमें कुछ बना भी दिया, नहीं तो पहले पत्थर रखे रहते थे बहुत दिन तक। और आज आप लोगों के आवागमन से अब लग रहा है कि वहाँ पर कभी एक नेशनल स्पॉट होगा। देखिए, एक चीज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान जी के डेथ के बारे में हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते क्योंकि भगवान जी नेताजी हैं, ये मेन मुद्दा है। लोगों को ये पहले गवर्नमेंट जब तक इसको सील ना दे रही है तब तो ये बात तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो उसकी डेथ को लेके भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, तो उसमें हम नहीं जाना चाहते, इसलिए। तो पहले भगवान जी के मास्टर में अगर आए तो आप कह रहे थे कि टीसी बैनर्जी जो यहाँ पे डॉक्टर थे, प्रबोध बैनर्जी के फादर, तो वो भी पहले जब जाते थे आपको उन्होंने भी कहा था, और उन्होंने हमसे कहा था तुम अयोध्या में रहते हो तो वहाँ कोई बात है, वो होम्योपैथिक दवाई लेते हैं, इसीलिए तुम जाके देख लिया करो। और उनके रेफरेंस से हम भी गए थे, और हम फिर कंटिन्यू जाना शुरू कर दिए थे उनकी बातचीत से। और वो विशेषता ये थी, किसी भी टॉपिक पे बोलो। एक दिन हमने कहा कि हमसे कहा कि तुम क्षत्रिय हो, किसी को अन्याय देख करके उसका कत्ल नहीं किए। तो मैंने कह दिया बड़ी दबी जबान से, मैंने नहीं बोला उनके सामने, रोरिंग साउंड और उनका जो पर्सनालिटी थी, इसकी बोलने का किसी की हिम्मत नहीं हो सकता था। अब ये भी सुना है कि जो लोग भी जाते थे वहाँ पे बहुत अच्छा खाना भी मिलता था। बहुत अच्छा खाना, वो बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा सत्कार रूप, वो भाव उनका जो रहता था, वो मैं आपको आश्चर्य होगा, मैं उन दिनों फिर ऐसा हो गया था कि मैं रात को क्लिनिक 9 बजे बंद करके रात को 1 बजे तक, वो रात को सोते नहीं थे, सिर्फ 2 घंटा सोते थे, फलाहार करते थे, रात भोजन नहीं करते थे। तो उनका जब डेथ हुआ तो वो समय उसका एज 87 ऐसा हो गया था, करीब लगभग 1985-97 बॉर्न है। तो तबीयत क्या एकदम खराब हो गया था? इनको सडन हार्ट अटैक हुआ था, और बीच बीच में छोटी मोटी तकलीफें जो होती थी, उनको फ्रैक्चर था, उनको पाइल्स था, उसकी पाइल्स की दवाई हमसे लेते थे। मैंने उनको दवाई लेने के पहले जानना चाहते थे कौन सी दवाई दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्या लक्षण आए, उसकी तमाम हिस्ट्री है उसके पास, हम लोग नोट करते थे, उसके बाद दवाई उनको देते थे। हेमामालिस दिया तो फिर बुला के उन्होंने कहा आराम भी हुआ है। फिर उन्होंने जगदम्बे के लिए दवाई के लिए हमसे कहा कि हमारा ठीक हो गया है, जगदम्बे को थोड़ा दवाई दो। और जानते हो जगदम्बे कौन है? उन्हीं की बात में कहे, जब देश का पहला राष्ट्रपति जब अपने पद पर बैठा तो उनका मंत्रोच्चारण पांडित्य ढंग से करने वाला जो पंडित था, वो बस्ती के महापंडित महादेव प्रसाद पंडित थे। उनकी ये इकलौती लड़ैती लड़की थी, महादेव प्रसाद। हाँ, उनकी वो लड़की थी, महादेव प्रसाद पांडे। उनकी ये बेटी थी जगदम्बे। हमने कहा, जगदम्बे की हिस्ट्री जब मैं ले रहा था तो उसी हिस्ट्री में रेफरेंस आया। मैंने तो उन्होंने कहा कि ये 10 साल तक गोदी में ही लेके लोग चलते थे, बहुत दुलारी थी, बहुत बड़े उसकी थी।
तो इसीलिए न पढ़ने जा पाई कहीं और न कहीं कुछ। इसलिए हमने इस रेफरेंस में पूछा कि लेट माइल्स थे क्या माइलस्टोन डेवलपमेंट के, उस रेफरेंस में पूछना था। उनकी हड्डियों कुछ बीमारी थी, उसके रेफरेंस में पूछ रहे थे। तो ये बातें नेचुरल वे में हमारे सामने आई। उसी तरह से फिर उनका दवाई चलता रहा उनका। और जब वो नेपाल के रास्ते से आए तो बस्ती में ही कुछ दिनों थे। अनुधर साहब आए थे तो मैंने बस्ती में स्पॉट पे ले गया था। पता चला कि वो नेपाल के रास्ते से आए थे। उनके डेथ के बाद जो नक्शा मिला है यहाँ उसमें लिखा हुआ था। और जगदम्बे से जो उनकी बातचीत हुई उससे पता लगता था। जगदम्बे के लड़के अभी भी हैं, वो राजकुमार, वो बताए पूरा। तो उससे हमको भी अब पता लगा। अभी तो पहले उस जब मिलने गया था तो हमें कुछ पता नहीं। कुछ देर पहले ये प्रश्न मैंने सक्सेना सिंह जी से भी पूछा था कि कभी भी आपको बात करके ऐसा लगा कि उनके अंदर में कोई ऐसे क्षोभ है कि कुछ ऐसे अभिमान है जो वो छुपा के रखते थे? उनकी पर्सनैलिटी को अध्ययन करना एक रिसर्चर के लिए बहुत डिफिकल्ट था। इसी तरह का भाई शक्ति सिंह का भी वर्जन देखा है मैंने। और मैं भी इसी मत का हूं कि उनकी पर्सनैलिटी को एक शब्द में कह देना बहुत कठिन है। लेकिन उनके अंदर इस बात का गुमान था कि इस समय जो ये एज है, जब जिस एज में मैं उनसे मिला था उस समय उनको एक कोई शक्ति प्राप्त थी, डिवाइन स्पिरिट उनके पास थी, जिसका उनको बड़ा गर्व था। और वर्ल्डली अफेयर को आना, छोटे आके देश में प्रधानमंत्री कोई बना देगा, ये उनके लिए बहुत छोटी बात थी, तुच्छ बात थी। और ही वॉज नेवर हाइडिंग हिमसेल्फ, और किसी से उनको डर कभी नहीं था। आपकी बात कभी भी डॉक्टर आर पी मिश्रा से हुआ है? क्योंकि डॉक्टर मिश्रा ने तो हाँ, आर पी मिश्रा के साथ हम लोग साथ साथ जाते थे। बहुत सारी बात कही है कि पर्सनली वो मानते थे भगवान जी, नेताजी है, लेकिन ऑफिशियली कभी भी नहीं बताया। आपको कभी कुछ बताया? ऑफिशियली कभी नहीं बताया। आपको व्यक्तिगत में कुछ ना? ऑफिशियल एक बार हमसे ये बात होने लगी, मैंने कहा एक सरस्वती जी के जो जगदम्बे थी उनका नाम सरस्वती था, उनके कहने से आया कि डायरेक्ट सुभाष चंद्र बोस का क्वेश्चन मत करना तुम। आपने बोला कुछ देर पहले। तो कुछ बोला था, कुछ मेरी बातचीत से लगा होगा, डायरेक्ट मत करना, उसकी बात कभी अलाउड नहीं होगी, कोई यहाँ आ ही नहीं सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। जिसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन को मना करते थे वो डेथ के बाद मैंने देखा भाई शक्ति सिंह के मकान पर जाकर के, उनके पास 13 बक्सा नए बनवाए थे उन्होंने, अयोध्या में बनवाए थे काट के बक्सा, सब में रैपर लगा के बढ़िया बुक्स थी। उनके पास करीब 4-5 बोरों में पेपर कटिंग थी। उस पेपर कटिंग में कोई भी मैटर सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतना बार कभी कोई पेपर में किसी से निकला है, जन्मदिन है आज तो निकला है, कोई बोला निकला है, वो कटिंग या पूरा पेपर या उसकी कटिंग सिर्फ, वो कतरन अखबारों की बोरों में भरी पड़ी थी। उसको इतना सर प्रिजर्व करते थे वो, और सुभाष बोस बात कहने से डरते थे। तो ऐसा कौन हो सकता है आदमी? आप ही सोचिए। और जिस दिन डेथ हुई है उस दिन उनकी जब अलमारी खोले, बक्सा खोले गए, बक्सा के ऊपर सुंदर ढंग से उनके पिताजी का फोटो, उनकी माताजी का फोटो, उनके परिवार का भाइयों का फोटो, उनके चाचा उनका फोटो मढ़ा हुआ कागज की कांच में अखबार के ऊपर रखता था। इंडियन नेशनल जो आर्मी बनाए थे उसका यूनिफॉर्म था, उनके साइज का ही उस पर यूनिफॉर्म खाकी रंग का बक्से के ऊपर बढ़िया ढंग से रखा था, तिरंगा झंडा रखा था। ऐसा कौन साधु करेगा? इसके बारे में क्या सोच सकते? और सबसे महत्वपूर्ण आज भी मेरे पास है, और बातें सब मैं मुखर्जी कमीशन से भी मिला था, दूसरा कमीशन डिप्टी वाले उनसे वो भी बुलवाए थे हमको, उनसे कहा मुझको उन्होंने 1-2 पेज लिखा हुआ अपनी हैंड राइटिंग में एक कागज दिया है, आज भी मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा उसको। उस हैंड राइटिंग में जैसे बंगाली हिंदी लिखता है इसी तरह की, लेकिन जो कमेंट्स बुक्स में हैं उनके, जिस तरह की बड़ी ऑर्नामेंटल हैंड राइटिंग है उनकी। क्या लिख के दिया था उसमें? उसमें साधारण लिखा है, ये जो मरी। फिर हम जब बार बार जाने लगे थे तो किसी पड़ोसी कोई आई, उसकी होम्योपैथिक दवाई भी बताते थे, फिर कहते डॉक्टर तोमर से जाके ले लो। तो उसके एक जगदम्बे वो जो महात्मा थे उसकी औरत की दवाई के बारे में था, तो उन्होंने कहा दवाई तो दे दिया है लेकिन उसको ये जा करके पढ़ा देना,
उन्होंने लिख करके रखा था। हमने कहा हाँ, उसमें लिखा है कि दवाई खाने के पहले वो मुँह का पानी से, साधारण पानी से इतनी बार कुल्ला करके इसे धो कर के मुँह, फिर गोली मुँह में डाल के चूसने का है। चूस करके फिर 10 मिनट खाने का पहले, 10 मिनट खाने के बाद कुछ नहीं खाना। ऐसा करके जो उनके पास नॉलेज था उसको कहा, इसको वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको तुम पढ़ के जाके बता देना मैंने ये मैसेज दिया। डॉक्टर साहब, एकदम आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, तो आप तो ये बोल रहे हैं कि वो 13 लोगों में आप भी थे, गुप्तर घाट में उनका डेथ हुआ, या पूरा मानते, बहुत सारे लोग ये मानते हैं वो वापस आएंगे, वो अलग बात है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते अभी। लेकिन डॉक्टर सर, सिर्फ एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो पूरा अभी मसला है, अभी भगवान जी नेताजी थे, ये बहुत सारे लोग मानने लगे क्योंकि उनके सामने प्रूफ आने लगे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भगवान जी तो नहीं चाहते थे, बहुत सारे लोग ये कहते थे जो नहीं चाहते थे उनका सच सामने लाना तो अच्छी बात नहीं है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये भी एक डॉक्ट्रिन ऑफ रिसर्च का मैटर हो सकता है, लेकिन और भी मैटर्स हैं। हम इस बात को भी बहुत देर तक नहीं छुपा सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र इस देश के एक हीरो थे, और मैं ये बात जानता हूँ कि वो नहीं चाहते थे बाहर हो, लेकिन जो जिस रूप में भी चाहते थे वो थे, ये तो कहना ही है हमको। और वो आखिरी में ये राम भवन में ही उनका आखिरी संस्कार हुआ, यहाँ से गए, ये बात स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, हम सभी स्वीकार करते हैं कि वही थे। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর তোমার। ওনার সাথে কথা বলাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই কারণেই ছিল, কারণ একটা মানুষ তারা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যাদের এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে আপনাদের কাছে এই সত্যটা উঠে আসছে যে ভগবানজি গুমনামি বাবা আর অন্য কেউ নন, তিনি স্বয়ং সুভাষচন্দ্র ছিলেন, এবং তিনি চাইতেন না বাইরে বেরিয়ে আসতে, কারণ ডক্টর তোমারের কথা তো পরিষ্কার, তার ভেতরে একটা অভিমান ছিল, দেশের সত্তা বলুন, গদি বলুন, এটা ওনার কাছে তুচ্ছ ব্যাপার ছিল। এবং প্রত্যেকটা কথার মধ্যে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলে আর 5টা মানুষের সমস্যা হতো। ওনার কতটা হতো জানি না, ওয়ার ক্রিমিনাল তত্ত্ব হয়তো অনেকটা পিছিয়ে যায়, বাট তার থেকে ইম্পর্টেন্ট তিনি দেশের গুরুত্ব অনেক বেশি দিয়েছিলেন, এবং তার জীবনের হয়তো উদ্দেশ্যটা অনেকটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল, সে কারণে তিনি আর ফিরে আসতে চাননি এবং তার মৃত্যুটাকেও পর্যন্ত গুপ্ত রাখতে চেয়েছিলেন। তাই জন্য হয়তো ডক্টর মিশ্রা প্রসঙ্গে যেটা আপনি বলছিলেন, आप जो कह रहे थे कि डॉक्टर मिश्रा भी उसके बारे में ज्यादा नहीं बोले, यही कारण था, यही कारण था, वो छुपाना चाहते थे, এটাই ম্যাটার ছিল, লুকাতে চেয়েছিলেন। হ্যাঁ, লুকাতে চেয়েছিলেন, অন্য কারণ হয়ে তার মধ্যে হতে পারে, কিন্তু এটা নিশ্চিত। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর সাহেব টাইম দেने के लिए। और आई एम बोस আপনারা দেখতে থাকুন, আগামী দিনে আরো অনেক কিছু আপনাদের জন্য আসতে চলেছে, অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আর ভালো লাগলে সঙ্গে থাকবেন।